बढ़ते आगे बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज मध्य प्रदेश के शहडोल जाएंगे, जहां वो रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल में आज पीएम बेहद खास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शहडोल के इसी मैदान से पीएम मोदी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी देंगे। अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे। पीएम मोदी ने अपने शहडोल दौरे से पहले एक ट्वीट भी किया और लिखा कि देश भर के हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के शहडोल में दोपहर 3:30 बजे आदिवासियों के कल्याण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मिशन का शुभारंभ करूंगा। इसके साथ ही वहां के पकरिया गांव जाने का भी सौभाग्य मिलेगा। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री देसी अंदाज में जनजातीय समुदाय के साथ जमीन पर बैठकर कोदो और भात कुट की खीर ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल दौरे को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लालपुर पर भी सार्वजनिक सभा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए भारी भरकम इंतजाम किए गए हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के साथ शुक्रवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया और आज इसी पहले जत्थे ने बालटाल और पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। 62 दिनों की यह यात्रा कश्मीर से 2 मार्गों से शुरू होती है। अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटा लेकिन तीव्र बालटाल मार्ग। अमरनाथ की अपनी आगे की यात्रा के लिए 3500 से ज्यादा तीर्थयात्री जम्मू पहुंचे हैं। 1491 अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे ने गांदरबल जिले के बालटाल आधार शिविर से यात्रा शुरू की है। उधर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियां जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। यात्रा को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। बेसिक फैसिलिटीज से लेकर जो पूरे यात्रियों के ध्यान रखने के लिए जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें या फिर जो नवीनतम उपकरण जो है उनको इस्तेमाल में लाया गया है। 2024 के आम चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। आज बीजेपी महासचिवों और सभी मोर्चा के अध्यक्षों की अहम बैठक होने वाली है, जिनमें चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। 2024 के चुनावों के लिए रणनीति तैयार होने लगी है। विपक्ष एक बैठक करने के बाद दूसरी बैठक की तैयारी में जुट गई है, तो सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी आने वाले चुनावों के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी महासचिवों और सभी मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक होगी। सुबह सभी महासचिवों को बैठक के लिए बुलाया गया है, तो शाम को मोर्चा अध्यक्षों की बैठक होगी। सभी मोर्चों के अध्यक्ष 6, 7 और 8 जुलाई को क्षेत्रीय नेताओं के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, इसका रोड मैप तैयार करने के लिए आज बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि जुलाई में होने वाली बैठकों को कैसे सफल बनाया जाए। इस दौरान पार्टी 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान की समीक्षा भी करेगी। ये पहला मौका है जब बीजेपी तीनों क्षेत्रों के मोर्चा और महासचिवों के अध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगी। यूसीसी पर उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार है और इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को ये अवसर मिल रहा है। यूसीसी पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की दरार आए दिन बढ़ती चली जा रही है। यूसीसी पर उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। आम चुनाव में विधानसभा में हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया। हालांकि यूसीसी पर विपक्ष के भी कुछ नेताओं का समर्थन मिल रहा है।
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी को पूर्ण समर्थन तो दिया, लेकिन बीजेपी की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने फेसबुक के पोस्ट पर लिखा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया, जबकि उसे 9 साल तक संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त था। चुनाव से कुछ महीने पहले ही इस पर प्रचार क्यों किया जा रहा है? यूसीसी के समर्थन में उठ रही आवाजों के साथ साथ विरोध के स्वर भी लगातार जोर पकड़ रहे हैं। खासकर विपक्ष इस मुद्दे को ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रहा है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार जितनी गंभीर है, उतनी ही गंभीरता से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि यूसीसी भारत के विचार के खिलाफ है। Goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation. And the diversity is what is our strength. The entire Northeast, for the matter of fact, has got a unique culture and unique ways of our society, and hence we would want that to remain. It's something that does not go with the entire idea of India being a diverse nation, and hence a uniform civil code will go against that idea. टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है। सरकार के कुछ लोग जो हैं या कुछ एजेंसीज जो हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए, जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों को, खासकर विपक्ष के बहुत लोगों को परेशान करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उधर राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। बीरेन सिंह ने खुद ट्वीट कर साफ किया कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफे की खबर सुनकर भारी संख्या में बीरेन सिंह के समर्थक उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। बीरेन समर्थकों ने इस्तीफे की चिट्ठी फाड़ी और जमकर नारेबाजी भी की। इस बीच मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने केंद्र सरकार से मणिपुर में जल्द शांति स्थापित करने की अपील की है। We as a party want the government of India to examine all possible aspects of the constitutional provisions, because at the end of the day, as a political party, we want peace and harmony to be there. We want things back to normalcy, and people of Manipur are suffering, whichever community they belong to. The common people have started suffering. राहुल गांधी मणिपुर के बिष्णुपुर रिलीफ कैंप का दौरा करने और हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद देर शाम दिल्ली लौट आए। शुक्रवार को उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात की। कर्नाटक में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे कानूनों को रद्द करने के मुद्दे पर अब कांग्रेस सरकार घिर गई है। विपक्ष के साथ साथ अब राज्य के साधु संतों ने भी सिद्धरमैया सरकार के इस फैसले का विरोध करने का मन बना लिया है। मंगलुरु में शुक्रवार को कर्नाटक के प्रमुख साधु संत और धर्म गुरुओं की एक बैठक हुई। दरअसल साधु संत कांग्रेस सरकार के उस फैसले को लेकर नाराज हैं जिसमें राज्य सरकार ने धर्मांतरण, लव जिहाद और हिजाब विरोधी कानून को रद्द करने की बात कही है। धर्म गुरुओं ने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में जो तय किया है वो इस कदम की भर्त्सना करते हैं। सरकार अगर इस दिशा में किसी भी तरह का कदम उठाती है जिससे इन कानूनों में कोई परिवर्तन होता है तो साधु संत समाज इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। साधु संतों की इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े सदस्य भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि वर्तमान कर्नाटक सरकार ने बयान दिया था कि पिछली बीजेपी सरकार ने जिन जिन कानूनों को बनाया है उनका पूर्वालोकन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदला जाएगा, जिसमें धर्म परिवर्तन कानून, गौहत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कानून शामिल थे। दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का कद बढ़ गया है। उन्हें वित्त और राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 महीनों में तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। इसमें आतिशी मारलेना को वित्त, योजना और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए गए। पहले ये तीनों विभाग मंत्री कैलाश गहलोत के पास थे। मंत्रिमंडल में फेरबदल के प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मंजूरी मिल गई है। 4 महीने पहले मंत्रिमंडल में शामिल की गई आतिशी कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गई हैं। अब उनके पास वित्त और राजस्व का अतिरिक्त प्रभार भी है। आतिशी दिल्ली मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य हैं।
आतिशी के कद को उनके पास मौजूद मंत्रालयों से आंका जा सकता है। उनके पास पहले 6 मंत्रालय थे। इनमें महिला बाल विकास, शिक्षा, पर्यटन, कला, भाषा और संस्कृति, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग शामिल थे। इससे पहले जून में उन्हें जनसंपर्क का प्रभार भी दिया गया था। इस तरह उनके अधीन मंत्रालयों और विभागों की कुल संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और इस दौरान दोनों के बीच यूक्रेन में जारी युद्ध और उसके बाद उपजे हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से बातचीत के बारे में क्रेमलिन ने जानकारी दी। क्रेमलिन ने बताया कि बातचीत के दौरान यूक्रेन के आसपास की स्थिति और वैगनर के मुद्दे पर चर्चा हुई। क्रेमलिन ने बताया कि पीएम मोदी ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के दौरान कानून व्यवस्था की रक्षा, रूस में स्थिरता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के रूस के कदमों का समर्थन किया। मोदी पुतिन की बातचीत पर पीएमओ ने भी बयान जारी किया। पीएमओ ने कहा कि मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के ताजा हालात की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध का बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया। पुतिन का पीएम मोदी को फोन ऐसे वक्त पर आया है जब हाल ही में पीएम अमेरिका का ऐतिहासिक दौरा करके वापस लौटे हैं। रूस और अमेरिका की तनातनी की वजह से पीएम मोदी के दौरे पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पुतिन के फोन ने उन पर विराम लगा दिया है। इससे पहले पुतिन ने एक कार्यक्रम में भारत रूस के रिश्तों पर खुलकर बात की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। एससीओ की बैठक में भारत, पाकिस्तान और चीन एक मंच पर होंगे। चीन पाकिस्तान ने एससीओ की बैठक के लिए भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। भारत की मेजबानी में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। हालांकि दोनों नेताओं की मौजूदगी वर्चुअली होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, जिसे दोनों नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। बयान जारी कर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग 4 जुलाई को बीजिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उधर पाकिस्तान ने भी शहबाज शरीफ के समिट में शामिल होने की पुष्टि की है। 4 जुलाई को भारत में एससीओ की ये बैठक होने वाली है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि सभी राष्ट्राध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस तरह से भारत, पाकिस्तान और चीन लंबे समय बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही, लेकिन एक मंच पर होंगे। आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान को आईएमएफ $3 अरब की मदद देगा। हालांकि पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने $6.5 अरब के लोन की पेशकश की थी। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए फिलहाल राहत की सांस है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच $3 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए समझौता हो गया है। हालांकि पाई को मोहताज पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने $6.5 अरब के लोन की पेशकश की थी, मगर आईएमएफ पाकिस्तान के आगे नरम नहीं हुआ और $3 अरब की सहायता देने पर ही राजी हुआ। इस मदद से पाकिस्तान को वैश्विक झटकों से निपटने और अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ 9 महीने की $3 अरब स्टैंड बाय एग्रीमेंट को लेकर एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक पहुंच गया। ये समझौता पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद करेगा, पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में सक्षम बनाएगा और देश को स्थायी आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाएगा। पाकिस्तान पिछले कई दशकों में अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगर ये डील नहीं होती तो उसके आने वाले दिन मुश्किलों भरे थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। गोल आम का जादू दिखाते हुए नीरज ने लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारत के स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिर अपने खेल का जौहर दिखाया। नीरज ने लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा 87.66 मीटर दूर भाला फेंककर पहले नंबर पर रहे। ये उनका ओवरऑल डायमंड लीग का चौथा गोल्ड मेडल है। हालांकि नीरज की लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल की राह इतनी आसान नहीं रही। उनका पहला थ्रो फाउल रहा था।
इसके बाद उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए 87.66 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। जर्मनी के वेबर को सिल्वर मेडल मिला है। जेवलिन थ्रो स्टार नीरज का इस साल में ये दूसरा गोल्ड है। वो दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। इसके अलावा नीरज का ये 8वां इंटरनेशनल गोल्ड है। इससे पहले वो एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और डायमंड लीग जैसे टूर्नामेंट में देश के लिए गोल्ड जीत चुके हैं। चोट से जूझ रहे नीरज चोपड़ा की ये शानदार वापसी रही है। उन्होंने 5 मई को दोहा डायमंड लीग के बाद से किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। Zee News.